जानेंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कृषि संबंधी बिल पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का लगता है आरोप। दिल्ली में हुए ताजा हिंसा पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, किसान के नाम पर कांग्रेस ने दिखाया असली रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ द्विपक्षीय सम्मेलन। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग को लेकर सहमति पत्र पर होंगे हस्ताक्षर। डेनमार्क बनेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की 113वीं जयंती पर देश उन्हें दे रहा है श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर ने शहीद भगत सिंह को किया नमन। पीएम ने कहा, भगत सिंह की वीरता और पराक्रम की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक करेंगी प्रेरित। कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन पोर्टल किया लॉन्च। देश में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई 50 लाख से ज्यादा। पिछले 10 दिनों में 11 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर हुई 82.58%। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 3 करोड़ 33 लाख के पार। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 लाख के पार। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 73 लाख के पार। और खेलों की दुनिया में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीनस विलियम्स और पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे पहले ही दौर में बाहर। पुरुष एकल वर्ग में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और स्टैन वावरिंका दूसरे दौर में पहुंचे। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। किसानों के विरोध प्रदर्शन के नाम पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के इंडिया गेट के पास कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए ट्रक पर लाद कर लाए गए एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। नई दिल्ली के डीसीपी का कहना है कि करीब 15-20 लोग इकट्ठा हुए और एक ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश की। आग बुझा दी गई है और ट्रैक्टर को भी हटा दिया गया है। घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, जांच चल रही है। घटनाक्रम में शामिल रहे पंजाब के रहने वाले 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस को उसकी दोहरी नीतियों को लेकर तीखा हमला बोलते हुए जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर किसानों के मन में गलत धारणा पैदा करने की कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होगी। आज कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना, ये कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है, वो निंदनीय है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि किसानों के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने दिल्ली हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस अपनी असली चेहरा दिखाया। किसानों के नाम पे कुछ असामाजिक तत्व अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर जलाने का एक नाटक रचना किया गया।
ये सारा विषय दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर अराजकता की स्थिति बढ़ाने, अराजकता फैलाने की एक कोशिश आज इंडिया गेट पर हुई है और इस खबर पर हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो किया है विरोध प्रदर्शन के नाम पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दोहरी नीति है कांग्रेस की यहाँ पर। जी बिल्कुल, अगर हम आज के इस घटनाक्रम को देखें तो इस बात पे जरूर संदेह होता है क्योंकि जब कोई आंदोलन होता है तो हमारे देश में शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन किया जाता है, लोग धरना करते हैं, लेकिन जब उसको हिंसक रूप देने की कोशिश होती है तो उसके इरादों पर शक होना ज़रूर हो जाता है। आज जो घटना हुई थी वो 20 से 25 लोग एक साथ एक ट्रक में एक ट्रैक्टर को लेकर पहुंचे और उन्होंने मानसिंह रोड के पास उसको जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसको पूरी तरह से जलने से बचा लिया, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मुझे पता लगा है कि उस पूरे इवेंट को पंजाब यूथ कांग्रेस ने अपने जो उनकी वेबसाइट है और फेसबुक है उस पर लाइव किया, उसको लाइव दिखाया गया। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं है कि इसके पीछे पंजाब यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का हाथ है। जिस तरह से पूरा आंदोलन चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस जो है आग में घी का काम कर रही है और किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। बार बार जो सरकारी एजेंसियां हैं, दूरदर्शन के जरिए भी और अन्य जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी भ्रम की स्थिति शुरू से जब अध्यादेश लाया गया था उसके बाद से लेकर बिल बनने और कानून बनने तक बार बार इसके बारे में बताया गया, तीनों बिलों के बारे में बताया गया है कि किसानों का कोई भी हित जो है इसमें प्रभावित नहीं होने वाला, बल्कि किसानों की तरक्की ही होगी। लेकिन जिस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, जिस तरह से संचार का अपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करके कोशिश की जा रही है कि किसानों को जो वास्तविक स्थिति है उससे दूर हटाकर उनको सड़कों पर लाया जाए, उनको भ्रमित किया जाए, यही आज उसका एक छोटा सा फॉर्मूला दिल्ली में देखने को मिला। हालांकि एजेंसियों ने इसको तुरंत स्थिति को नियंत्रण में कर लिया, लेकिन ये बात जरूर है कि इस पूरे माहौल में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से कांग्रेस बाज नहीं आ रही। और ये भी बात सही है कि कांग्रेस जब भी पार्लियामेंट में उसको तर्क देने की कोशिश की, उसने कोशिश की अपने तर्कों के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की, उसका जवाब भी दिया गया, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया गया, कृषि मंत्री ने जवाब दिया। दूरदर्शन को इंटरव्यू में कृषि मंत्री ने बात साफ तौर पर कही कि किसानों का कोई हित प्रभावित नहीं होने वाला, ना एमएसपी, ना मंडियां और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनकी जमीन कोई प्रभावित होने वाली है। 3 ऐसी बातें हैं, इन्हीं बातों को लेकर विरोध है और इन बातों पर पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट कर दी गई। निश्चित तौर पर अजय, जब पेश किया जा रहा था ये बिल सदन के भीतर, तब बहस और विमर्श से बची विपक्ष और उसके बाद अब जो है इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और अराजकता के रास्ते पर निकल पड़ी है कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और पिछले सप्ताह संसद से पारित तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही अनाज उत्पादक किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार का नया अध्याय आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है और कृषि विधेयक जब कानून में तब्दील हो चुके हैं, तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। ये विधेयक इस तरह है। पहला विधेयक किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषि क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं तीनों विधेयक। इन विधेयकों का मकसद विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज के बिक्री की अनुमति देना है। साथ ही किसानों को अनुबंध खेती की इजाजत भी देना है। अनाज, दाल, आलू, प्याज और तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करना है। तीनों विधेयकों का मकसद कृषि क्षेत्र का उदारीकरण करना भी है। बेचने की आजादी से किसानों को मिलेगी बेहतर कीमत। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विधेयकों के पारित होने के बाद कहा था कि इससे करोड़ों किसानों को मिलेगी ताकत।
मन की बात में भी पीएम मोदी ने कृषि विधेयकों को किसानों के लिए लाभदायक बताया था। तो कृषि विधेयक जो अब कानून में तब्दील हो चुके हैं, किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे, और इसी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, कृषि विधेयक जो अब कानून में तब्दील हो चुके हैं, किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे, उन्हें बिचौलियों से बनाएंगे, और जो विरोध प्रदर्शन इनके नाम पर चल रहा है, कहीं ना कहीं भ्रम की जो स्थिति पैदा की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे झूठ भी जुड़े हुए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से लगातार कहा गया कि किसान विधेयक जो संसद से पारित हुए हैं और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं, उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार विपक्ष के कुछ दल कर रहे हैं। पहली बात जो एमएसपी को लेकर कही जा रही थी, सरकार ने, हम जानते हैं कि पिछली कैबिनेट में स्पष्ट तौर पर जो रबी की फसलें हैं उसकी एमएसपी का ऐलान किया, और साथ ही साथ कल ही धान की खरीद को लेकर जो पहली किस्त है, 3 राज्यों में जो धान की खरीद शुरू हो गई है, उसकी पहली किस्त भी जारी कर दी है, यानी खरीद भी शुरू हो गई है। और खरीद जो आमतौर पर 1 अक्टूबर से शुरू होती है, उसको भी 5 दिन पहले शुरू कर दिया गया है। तो यानी जो एक चिंता थी कि क्या सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन विधेयकों के पारित होने, कानून बन जाने के बाद वो शिथिल पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी फसलों का ऐलान किया, साथ ही साथ जो सरकारी खरीद है धान की वो तय समय से पहले शुरू की, और पहली किस्त भी 3 राज्यों के लिए जारी कर दी। तो यानी ये बताने के लिए काफ़ी है, जिस बात को सरकार लगातार कहती रही है कि एमएसपी पहले भी था, आज भी है और आगे भी घोषित होता रहेगा, और साथ ही साथ सरकारी खरीद होता रहेगा। और इस बात के आंकड़े भी रखे गए कि किस तरह से यूपीए के मुकाबले एनडीए के शासन के दौरान जो अनाज की जो सरकारी खरीद है गेहूं धान की, वो ज्यादा हुई है, और तुलनात्मक उसका आंकड़ा भी जारी किया गया। दूसरी जो अहम बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि दरअसल मंडियों से बाहर अगर किसानों को आज़ादी मिलेगी अनाज बेचने की या अपने कृषि उपज बेचने की, तो मंडियां कमज़ोर हो सकती हैं। स्पष्ट तौर पर सरकार ने बार बार कहा है कि एपीएमसी एक्ट जो है वो बना रहेगा, और उसमें कोई बदलाव, ये राज्यों का अधिकार है। ये जो कानून जो विधेयक पारित हुआ है संसद में और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना है, इसका एपीएमसी एक्ट में कोई एक तरह से सीधे तौर पर दखल नहीं है। तो यानी किसान के पास आज़ादी होगी कि वो मंडियों में भी जा सकते हैं या फिर मंडी से बाहर जा सकते हैं जहां उनको बेहतर कीमत मिलेगी। और तीसरी बहुत अहम बात, चूंकि हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बड़ी मात्रा में कृषि उपज की बर्बादी होती है, यानी जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, जल्द खराब होने वाले जो कृषि उपज हैं, आलू हो, प्याज हो, तमाम फल और सब्जियां हो, कहा जा रहा है कि हमारे पास वो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो एक बुनियादी ढांचे की जरूरत है कृषि में, वो नहीं है। लिहाजा बड़ी संख्या में सब्जियां बर्बाद होती हैं, फल बर्बाद होते हैं, जिससे इनकी कीमतें बढ़ती हैं, किसानों की आय घटती है। अब एक रास्ता साफ होगा कि बड़ी एक संख्या में देखें या बड़ी मात्रा में निजी निवेश आएगा कोल्ड स्टोरेज में, भंडारण में, तो यानी जो कृषि उपज की बर्बादी होती है उसमें कमी होगी। इसका 2 फायदा होगा, एक तो किसानों को आय बढ़ेगी और दूसरी उपभोक्ताओं को एक तरह से ज्यादा कीमत नहीं चुकानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार, यही कहा जा रहा है कि ये 3 जो बिल पारित होने के बाद कानून बने हैं, इन्होंने एक क्रांतिकारी सुधारों का रास्ता किसानों को केंद्रित रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए एक रास्ता तैयार किया, रास्ता साफ किया है। और हम जानते हैं कि अक्सर इस बात की, जब ये विधेयक था, चर्चा हो रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कुछ क्या चिंताएं, कुछ विपक्षी दलों ने इस बात को सामने रखा। उस पर स्पष्ट तौर पर ये कानून कहता है कि कृषि उपज के लिए ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसान और व्यापारी या किसी फर्म के बीच, यानी जो उस खेत में पैदा होने वाली जो उपज है उसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यानी पारदर्शी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा और किसानों को इसका फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी सुधारों वाले जो 3 बिल हैं वो अब कानून के तौर पर लागू हो गए। जो कृषि बिल जो अब कानूनों में तब्दील हो चुके हैं, निश्चित तौर पर वो किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे और उन्हें सही मायने में आजादी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। यूरोपीय संघ के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन आज एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस वर्चुअल सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग से जुड़ा एक समझौता होगा। तो आज ये अहम शिखर सम्मेलन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सम्मेलन होगा भारत और डेनमार्क के बीच। दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग से जुड़ा एक समझौता होगा। डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल होगा। ये अहम दो बातें हैं जिन पर आज ध्यान देने की जरूरत है। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उसे मजबूत करने के लिहाज से बैठक काफी अहम होगी। भारत और डेनमार्क के बीच 70 साल से ज्यादा के राजनयिक संबंध, ऐतिहासिक संबंधों का उनका सफर 400 साल पुराना है और भारत की श्वेत क्रांति में डेनमार्क ने अहम योगदान दिया है। पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भी डेनमार्क का सहयोग मिला है भारत को और द्विपक्षीय व्यापार में बीते 3 सालों में दोनों ही देशों में 30% की वृद्धि हुई है। लगभग 200 डेनिश कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। तो आज ये अहम वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत और डेनमार्क के बीच और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, भारत और डेनमार्क के बीच एक अहम पड़ाव है ये संबंधों को आगे बढ़ाने का। अगर कोविड का ये संक्रमण काल देखा जाए तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ, श्रीलंका के साथ और ऐसे 4 शिखर सम्मेलन में अब तक हिस्सा लिया है। तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ, खासकर अगर यूरोप के देशों के साथ बात की जाए तो भारत के संबंध सही दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यदि खास तौर पे बात यह है कि यूरोप एक बहुत बड़ा डेवलप्ड सोसाइटी कहे हैं जहां पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे उनके पास थोड़ी ज्यादा एक्सपर्टाइज है और भारत उन क्षेत्रों में कोलैबोरेट कर रहा है। हम ये डेनमार्क का उदाहरण लेते हैं जिन्हें आप कहें नॉर्डिक कंट्री कह सकते हैं। तो इनके पास जो भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज थे, कुछ एक चीजों में तो इनके पास बहुत ज्यादा डिप्रिविटी भी है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मौजूदा संसाधनों को अच्छे तरीके से हार्नेस करने का प्रयास किया। जो रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा सेक्टर है वो डेनमार्क में बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में है और भारत में उसको बहुत ज्यादा हम उनसे वो एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन की जो समस्या है वो वहां पर उनके पास वो तकनीकी और वो इनोवेशन है जिनका हम अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी डेनमार्क के पास काफी उन्नत तकनीकी है जो हम साझेदारी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। भारत से डेनमार्क को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता रहा है और अभी भी हजारों इंजीनियर्स हैं जो डेनमार्क की आईटी सेक्टर की कंपनियों में काम कर रहे हैं। फिलहाल जो एक बहुत बड़ा आज कदम होने जा रहा है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसमें डेनमार्क भी एक सदस्य के रूप में जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया ये मिशन अब बहुत ज्यादा व्यापक स्तर लेता जा रहा है दुनिया भर में और अनेक देश, विशेष रूप से डेनमार्क का उल्लेख करूंगा कि जब विदेश मंत्री के साथ डेनमार्क विदेश मंत्री की बैठक हुई करीब मई के महीने में, तभी डेनमार्क ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में से जुड़ने के लिए अपनी जुटाई थी और आज ये संभव हो सकेगा कि डेनमार्क भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाएगा। तो डिप्लोमेसी के साथ जो विकास के पायदान है उसमें भी भारत अपने सभी मानकों को पूरा कर रहा है। सभी अपने मित्रों, सभी अलायंस जो है, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो पड़ोस में हो, उन सब के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है और संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि कोरोना का जो एक प्रभाव है, और अब हम जब जिस तरह से देख रहे हैं लंबा समय हो चला कोरोना को और आने वाले दिनों में भी ये जारी रह सकता है, तो ऐसे में डिप्लोमेसी और जो बाकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो भी जारी रहे, ऐसा सरकार का प्रयास है। बिल्कुल अभिषेक, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक परंपराओं की जो जड़ें हैं वो दोनों ही देशों में बड़ी गहरी हैं। दोनों देशों के बीच 70 साल का राजनयिक संबंध है, 400 साल का इतिहास है दोनों के बीच संबंधों का। तो ऐसे में आज का जो शिखर सम्मेलन है वर्चुअली भी जो होने जा रहा है वो निश्चित तौर पर इन संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे युद्धपोत आईएनएस विराट को आज श्रद्धांजलि दी गई। ऐतिहासिक युद्धपोत आईएनएस विराट गुजरात के अलंग तट पर मौजूद है, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उसे
अंतिम विदाई दी है। करीब 30 साल भारतीय नौसेना की शान रहा INS विराट 6 मार्च 2017 को भारतीय नेवी की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। भारत से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हर्मिस के रूप में 25 साल तक ये अपनी सेवाएं दे चुका है। 1987 में INS विराट को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। करीब 226 मीटर लंबा और 49 मीटर चौड़ा है INS विराट। हिंदुस्तान के पराक्रम का प्रतीक रहे INS विराट पर सी हैरियर लड़ाकू विमान तैनात रहते थे। ये जहाज एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से भी लैस था। इस पर करीब 1500 नौसैनिक हर समय तैनात रहते थे। और इसने देश की पूर्वी और पश्चिमी समुद्री सीमाओं में अपनी सेवा दी है। जुलाई 1989 में ऑपरेशन जुपिटर में श्रीलंका में शांति स्थापना में ये मददगार रहा था। साल 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी इसने भूमिका निभाई थी। इसने 1,94,215 किलोमीटर का सफर तय किया है। ये जहाज अपने आप में एक छोटे शहर जैसा था, जिस पर लाइब्रेरी, जिम, ATM, टीवी, वीडियो स्टूडियो, अस्पताल, दांतों के इलाज का सेंटर, मीठे पानी का डिस्टिलेशन प्लांट भी मौजूद था। रिटायर किए जाने से पहले 23 जुलाई 2016 को विराट ने अपनी आखिरी यात्रा मुंबई से कोच्चि के बीच की थी। अपने पूरे कार्यकाल में ये 2250 दिनों तक समुद्र की लहरों से खेलता रहा। नौसेना से डीकमीशन होने से पहले कोच्चि में इसके बॉयलर, इंजन, प्रोपेलर समेत दूसरी जरूरी चीजों को निकाल लिया गया था। इस जंगी जहाज को अंतिम विदाई देते समय इनमें से 21 कमांडिंग ऑफिसर INS विराट के डेक पर मौजूद थे। 30 इयर्स तक हमारी नेवी में सेवा देने के बाद INS विराट आज अपने अंतिम सफर पर आया। लेकिन एक INS विराट दोस्तों शायद 11 लाख किलोमीटर का उन्होंने जर्नी किया है। 30 साल में देश के कई ऐसे युद्ध अभ्यास में ये INS विराट शामिल हुआ। INS विराट देश की आन, मान और शान थे। तो INS विराट आज अपने अंतिम सफर पर पहुंचा और एक बड़ा ही गौरवशाली और समृद्धशाली इतिहास रहा है INS विराट का। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निशित। INS विराट ने भारतीय नौसेना के साथ जुड़कर बड़े पराक्रम संबंधी ऑपरेशन भी तय किए और एक बड़ा ही समृद्धशाली इतिहास रहा है। आज उसका जो अंतिम सफर था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की आंखों को नम कर गया होगा जो इससे जुड़े थे। जी रजनी, सही में बताए तो आज विदाई की बेला है। और क्योंकि जो समंदर का जो सितारा है INS विराट, वो आज हमेशा के लिए विदा ले रहा है। मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो INS विराट का जो दृश्य है वो हमें बताए। आप देख सकते हैं कि दूर करीब 8 नॉटिकल माइल दूर अभी INS विराट तैनात है। 2 बजे के करीब उसे टक के जरिए बिचिंग किया जाएगा और उसके बाद उसका रिसाइकलिंग होगा। जब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी जब अपना भाषण दे रहे थे INS विराट के ऊपर, तब उनकी आंखें भी कहीं ना कहीं नम हो गई थी, क्योंकि ये INS विराट है वो एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा है जिसने लगातार 30 सालों तक माँ मातृभूमि हमारी भारत माँ की सेवा की है। उन्होंने कई नौसैनिकों को अपनी गोद में पाला है और इसीलिए उसे मदर का दर्जा दिया गया है, माता बोला गया है। क्योंकि जब वहाँ से वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जब यहाँ से उड़ते थे उसके कैरियर से बाहर, और जब वो वापस आते थे तब माता अपनी बच्चों को जैसे गोद में बुलाती थी, इस तरह से अनुभूति का एहसास होता था। तब सभी नौसैनिक जो यहाँ पे थे उन सभी की आंखों भी नम हो गई है। रजनी, बिल्कुल निश्चित तौर पर निशित भले ही अपने अंतिम सफर पर हो, फिर भी अपनी पूरी विराटता के साथ, अपनी पूरी अखंडता के साथ, गौरव के साथ INS विराट अब भी खड़ा हुआ है। कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं जिनके साथ ये INS विराट का नाम हमेशा लिया जाएगा, फिर वो चाहे ऑपरेशन जुपिटर हो या फिर ऑपरेशन पराक्रम हो, जहां पर INS विराट ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध की जो लड़ाई थी वो सिर्फ तोलोलिंग या टाइगर हिल पे ही नहीं लड़ी गई थी, लेकिन INS विराट जो है उसको भी यहाँ समंदर में डिप्लॉय किया गया था, जिसे हम पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे सके उस तरह से। तो
और उसकी तरह श्रीलंका में जो ऑपरेशन जुपिटर था उसमें भी उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे तो ये 2-3 ऑपरेशन, ऐसे कई सारे ऑपरेशंस INS विराट की मदद से हमने सफलता से सर किए हैं। रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया निशीथ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो INS विराट आज अपने अंतिम सफर पर है, लेकिन उसका गौरवशाली और समृद्धशाली इतिहास हमारे साथ रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ICMR द्वारा कोविड और दूसरी बीमारियों से संबंधित जानकारी के लिए बनाए गए पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल में कोविड सहित सभी बीमारियों के वैक्सीन के विकास से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रहेगी, ताकि लोगों को वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारियां एक ही जगह पर मिल सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि लोगों को कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में बेहतर स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। Believe that if we can take care of two issues in the country, right nutrition for the people and right lifestyle habits about physical activity and all, we can actually take care of the major part of the health. And of course then aided by many other factors like good quality water, good quality sanitation, good quality air, environment. A strategy has to be planned whereby we can actually ensure that whatever good work has been done and whatever the outcomes of that research are, they are in some manner or the other, by making a good quality public health movement, we are able to ensure that they are delivered to the common people of India. कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन से जुड़ी हर मुमकिन जानकारी इस पोर्टल पर दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, हर रोज़ जब से कोविड की दुनिया में हम आए हैं, कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो हमारे मन में हर रोज़ एक सवाल आता है कि इसका वैक्सीन कब आएगा, और उससे जुड़ी हर जानकारी हम जानना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन पोर्टल है वो लोगों की मदद करेगा। बहुत सही कहा आपने रजनी की वैक्सीन को लेके हमेशा से एक बात रही है जब से ये कोविड की महामारी शुरू हुई थी कि कब तक हमें मिलेगा। तो और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें या हमेशा हमने भी जब भी बात की है मिनिस्टर से, तभी हमने यही पूछा है कि वैक्सीन कब। आज भी हमने मिनिस्टर से ये पूछा, तो मिनिस्टर का सबसे पहले तो यही था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन का कोई वैक्सीन इंडिया में। दूसरी जो अहम बात है, ये जो वैक्सीन पोर्टल है जो हम बार बार कह रहे हैं, ये वैक्सीन पोर्टल एक तरह से जो बाकी लोग हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन नहीं है उसको भी एक तरह से साझा करेगा कि कब और कितनी वैक्सीन की इस वक्त ट्रायल्स चल रही है, कौन से क्लिनिकल ट्रायल पे है, कौन सा प्री क्लिनिकल ट्रायल पे है, कौन सा ह्यूमन ट्रायल्स पे है। और दूसरी जो अहम बात है, सिर्फ ये कोविड के लिए नहीं, जो बाकी दूसरी वैक्सीन, दूसरी जो बीमारियां हैं उन पे जो काम चल रहा है ICMR का वैक्सीन को दूसरी वैक्सीन में, वो उसका भी इंफॉर्मेशन इस पे दिया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत लाभ वाली चीज़ है जो कॉमन मैन है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि कब तक ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो ये पोर्टल जो है वो सारी ये जो इंफॉर्मेशन है वो साझा करेगी लोगों के साथ। जो एक और अहम चीज़ हमें इससे समझ में आएगा इसके बाद की जो दूसरी महामारी की जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि TB हो गई या दूसरी, उनमें भी भारत ने बहुत प्रगति की है वैक्सीन को लेके, उसकी इंफॉर्मेशन भी इस पे होगी। तो अगर दूर दराज में अगर किसी को कोई दूसरी बीमारी है जिसके बारे में उधर के लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, तो इस वैक्सीन पोर्टल के जरिए भी वो इंफॉर्मेशन उनको मिली जा सकती है। तो एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खबर है उनके लिए जो लोग बहुत एक तरह से राह देख रहे हैं इस वैक्सीन पोर्टल का। तो बिल्कुल कोविड संक्रमण के बाद से लोग जो अपनी सेहत के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो न केवल इससे संबंधित वैक्सीन बल्कि दूसरी बीमारियों से जुड़ी ज़रूरी वैक्सीन संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तापस हमसे जुड़ने के लिए।
और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 50,16,000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 74,893 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 82.58% हो गई है। ये भारत में कोरोना की ताजा स्थिति है। और अगर मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर 1.57% हो गई है। कोरोना रिकवरी दर में बढ़ोतरी हो रही है, मृत्यु दर में कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो इलाज है वो सही दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है और कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की सफलता में नए मकाम जुड़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या जो जून में 1 लाख थी, वो सितंबर में तेजी से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर कोविड-19 के खिलाफ भारत की इस सफलता को रेखांकित किया है। इसके मुताबिक 3 जून को भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख थी, जो 28 सितंबर को 50 लाख तक पहुंच गई। यही नहीं, हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 11 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। और कोरोना के चलते सिविल सर्विसेज परीक्षा टालने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता। अदालत ने यूपीएससी से मंगलवार तक हलफनामा दायर करने को कहा। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। एक अन्य सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों को भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में शामिल होने की जो है वो अनुमति दे दी है। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत शहीद आजम भगत सिंह आजादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए बड़े साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक इंसान हूं और जो कुछ भी इंसानियत को प्रभावित करता है उससे मुझे भी सरोकार है। शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती पर अमर बलिदानी को कृतज्ञ नमन। बड़ी कीमती है ये आज़ादी जिसके लिए कितने ही मेधावी युवाओं ने सहर्ष अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने ट्वीट पे कहा है कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि अपने परिवर्तनकारी विचारों और अद्वितीय त्याग से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले और देश के युवाओं में स्वाधीनता के संकल्प को जागृत करने वाले शहीद भगत सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगत सिंह जी युगों युगों तक हम सभी देशवासियों के प्रेरणा के अक्षुण्ण स्रोत रहेंगे। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर जी ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें ट्वीट के माध्यम से नमन किया है। जावड़ेकर ने कहा है कि महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देखिए मोहन से महात्मा तक रोज शाम 6 बजे और सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ हुआ। विक्रम संवत के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1723 को हुआ था। सिख समुदाय के बीच गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव को गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह और मिड डे प्राइम में बिजनेस की दुनिया में हमें जोड़ेंगे अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। और आज की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी राहत जिसकी उम्मीद सभी को है, मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। एक हफ्ते का इंतजार आपका बढ़ सकता है। लोन मोरेटोरियम को बढ़ाने और ब्याज पर माफी को लेकर के सोमवार को यानी आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। 2 या 3 दिनों के भीतर फैसला हो सकता है। मेहता ने कोर्ट से यह भी कहा कि गुरुवार तक हलफनामा सर्कुलेट करने का प्रयास करेंगे और मामले की सुनवाई अगले सोमवार को हो सकती है। आपको बताएं कि इस मामले में जो पूर्व सीजी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी अब रिपोर्ट देने जा रही है सरकार को कि क्या किया जाना चाहिए। क्या जिनको मोरेटोरियम दिया गया है उनके ब्याज जो है माफ़ कर देने चाहिए या फिर इससे बैंकिंग सिस्टम पर या फिर अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही मुद्दे सरकार के खासतौर पर कमेटी के सामने है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उसके बाद ये फैसला हो पाएगा कि ये जो 6 महीने का मोरेटोरियम दिया गया था उसमें ब्याज को लेकर के क्या फैसला लिया जाता है और आम लोगों को राहत मिलेगी या नहीं। और अब बात कर लेते हैं बाजारों की। आज सोमवार को कारोबार के पहले दिन अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से घरेलू बाजार शानदार बढ़त के साथ खुले। बीएसई अब से थोड़ी देर पहले 514 अंक ऊपर 37,903 पर और निफ्टी 153 अंक ऊपर 11,203 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। बाजार में ऑटो, बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में तेजी का रुख दिखाई दिया। टाटा मोटर्स के शेयर में 4% और इंडस बैंक के शेयर में 6% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई दी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते काफ़ी गिरावट हुई थी और ये गिरावट थमी जाकर के बीते शुक्रवार को, जिसके बाद जो ग्लोबल ट्रेंड है उसका असर इमर्जिंग मार्केट और भारतीय कंपनियों पर पड़ा और सेंसेक्स में आज एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल। एक और फायदा की खबर, सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन डीजल के ग्राहकों को बड़ी राहत दी। डीजल के दाम 9 से 10 पैसे तक कम हो गए हैं। हालांकि पेट्रोल के दाम आज भी स्थिर बने रहे। पेट्रोल के दाम पिछले 6 दिनों से स्थिर चल रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो पेट्रोल 81 रुपये 6 पैसे और डीजल 70 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है। इससे पहले रविवार को भी डीजल के दाम में 14 से 16 पैसे तक की कटौती की गई थी और ये जो कटौती की गई है वो कीमतों पर भी असर डालती है क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रक्स हैं और जो दूसरे आवाजाही के साधन हैं वो डीजल का इस्तेमाल करते हैं और इसका असर हो सकता है महंगाई पर आपको सकारात्मक दिखाई दे। तो फिलहाल आज के बिजनेस प्राइम में सिर्फ इतना ही। रजनी, और बिजनेस की दुनिया की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 3,32,97,000 के पार हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,02,000 के पार हो गई है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 73,20,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,07,000 के पार हो गई है। वहीं न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा है कि राज्य संघीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोरोना वायरस टीकों की अपनी समीक्षा करेंगे। और ब्राजील में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए मानव शहर में
बार और नदी के तटों को बंद कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक समारोह और रेस्तरां में 30 दिनों तक प्रतिबंध लागू किया गया है। मानव शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण शहर में कभी पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं करना और लोगों द्वारा सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन को अनदेखा करना है। ब्राजील में कोरोना से 47,32,000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं इस महामारी से 1,41,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। और फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर भी घातक साबित हो रही है। इस हफ्ते की शुरुआत से लगभग हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश में रविवार को 11,123 मामले सामने आए। सरकार की परेशानी ये है कि वे सख्त प्रतिबंध लगाना तो चाहती है, लेकिन कारोबारी संगठन और आम लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। मार्सिले में सरकार ने बार और रेस्टोरेंट बंद करने को कहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसका विरोध किया है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि संक्रमण को रोकने के लिए फिलहाल सावधानी ही सबसे अच्छा उपाय है, लिहाजा प्रतिबंधों का पालन करना ही होगा। फ्रांस में अब तक कुल 5,38,569 मामले हैं। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 31,727 हो गई है। और अमेरिका में एक जज ने चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के बारे में ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें टिकटॉक के नए डाउनलोड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध के प्रभावी होने के कुछ ही घंटे पहले वॉशिंगटन के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस के अनुरोध पर अस्थायी रोक का आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने आदेश जारी करने की कोई वजह नहीं बताई है, मगर कहा है कि वे इस मसले पर बाद में फैसला देंगे। सुनवाई के दौरान बाइटडांस के वकील ने प्रतिबंध को अतार्किक बताते हुए कहा कि इस वक्त प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है, जबकि इस पर अभी बातचीत ही चल रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव अभियान समिति ने मेल इन बैलेट नियमों में हुए बदलावों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव समिति और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने नॉर्थ कैरोलिना के चुनाव अधिकारियों को मेल इन बैलेट नियमों में हुए बदलावों को लागू करने से रोकने के लिए संघीय अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका में दावा किया गया है कि राज्य के चुनाव बोर्ड द्वारा अपनाई गई नई व्यवस्था से चुनाव के दौरान मतदान न कर पाने वालों को बाद में बिना उचित सत्यापन के मतदान का मौका मिलेगा, जिससे धांधली होने की संभावना है। नॉर्थ कैरोलिना के चुनाव बोर्ड ने कुछ दिन पहले नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत मेल के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं को नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतपत्र भरने के दबाव का सामना करने की जगह कम जानकारी देकर मतदान करने की अनुमति होगी। और अगली खबर मैक्सिको से है। मैक्सिको के गुआनाजुआटो के एक रेस्टोरेंट में कल एक बंदूकधारी ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में 4 महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई। सरकारी अभियोजकों ने कहा है कि जराल डेल पेड्रोसो शहर के पास स्थित एक रेस्तरां में गोलियों से छलनी शव मिले। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मृतकों में से 4 महिलाएं हैं जो संभवतः रेस्तरां में काम करती थी। इस हमले के पीछे का कारण नहीं पता चल सका है, हालांकि इसे अंजाम देने के पीछे मादक पदार्थ गिरोह का हाथ होने के संकेत मिले हैं। और बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बेलारूस पुलिस ने पूर्वी शहर गोमेल में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि रविवार को कम से कम 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। चुनावी नतीजों से नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हजारों लोग राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने चुनाव में धोखाधड़ी की है। वहीं राष्ट्रपति लुकाशेंको ने चुनाव में किसी भी तरह की धांधली से इनकार किया है। लुकाशेंको ने इन प्रदर्शनों को पश्चिम से प्रभावित बताया है। और कोरोना महामारी की वजह से चल रही दूरस्थ शिक्षा के कारण न सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों बल्कि छात्रों के लिए भी एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए और शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत से छात्रों के पास घर पर या तो कंप्यूटर नहीं है या उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा इसे करना पड़ता है। ऐसे में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा आसान नहीं है। इस समस्या को देखते हुए मैक्सिको में छात्रों के एक समूह ने लैपटॉप स्कैन कौसा नाम से एक फेसबुक
पेज बनाया है जिसमें लैपटॉप दान करने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को एक फॉर्म भरने के साथ साथ इसे प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को भी शामिल किया गया है। एक बार जब लाभार्थी और दाता चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो लैपटॉप एकत्र किया जाता है, जिसके बाद एक निर्धारित जगह पर लाभार्थी को लैपटॉप सौंप दिया जाता है। ये पहल विशेष रूप से हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए है। अब तक ये लोग 70 कंप्यूटर वितरित कर चुके हैं। इस समूह के पास फिलहाल लैपटॉप देने वाले 300 संभावित दानकर्ताओं की सूची है। और कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले महीने लगी आग दिन ब दिन भीषण रूप लेती जा रही है। आग ने पूरे राज्य में तबाही मचा रखी है। आग के बढ़ते प्रकोप से दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग के बढ़ता प्रकोप 1200 एकड़ क्षेत्र में फैल चुका है। एक स्थानीय अस्पताल को भी खाली करना पड़ा है। अधिकारियों ने इस बीच क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। अधिकारी क्षेत्र में रफ्तार से चलने वाले हवा को लेकर बेहद चिंतित हैं, जो आग फैलने का मुख्य कारण है। वहीं स्पेन के मलोरका द्वीप पर लगी आग पर काबू पाने के लिए अग्निशामक वाहन जुटे हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जंगल की आग ने 400 हेक्टेयर भूमि को जला दिया है और क्षेत्र के कुछ घरों को भी प्रभावित किया है। तेज हवाओं के चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालांकि रात भर हो रही बारिश ने आग को नियंत्रण करने में थोड़ी मदद की है। और अब देखते हैं खेल की दुनिया की खबरें। खेल की दुनिया की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं अशोक मर्तोलिया। शुक्रिया रजनी। खेल की खबरों की शुरुआत करते हैं फ्रेंच ओपन से। फ्रेंच ओपन के मुख्य दौर के मुकाबले कल से शुरू हो गया है। एंडी मरे और स्टैनिस्लास वावरिंका के हाई प्रोफाइल मैच पर सबकी नजरें थी। हालांकि यह मुकाबला एक तरफा रहा और 16वीं वरीयता प्राप्त स्टैनिस्लास वावरिंका ने एंडी मरे को 6-1, 6-3 और 6-2 से करारी शिकस्त दी। बात करते हैं एक अन्य मैच की। वहीं एक अन्य मैच में 40 साल की दिग्गज और 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स को गैर वरीयता प्राप्त एना कैरोलिना स्मिडवोला के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बात करते हैं फुटबॉल मैच की। इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल के आयोजकों ने रविवार को कहा कि ईस्ट बंगाल क्लब आगामी सत्र 2020 में इस फुटबॉल लीग के पदार्पण करेगा। नवंबर से शुरू हो रहे आईएसएल में एक सदी पुराने इस क्लब के जुड़ते की संभावना तभी शुरू हो गई थी जब कोलकाता के एक नए निवेशक श्री सीमेंट लिमिटेड ने लीग में प्रवेश करने हेतु बोली के लिए दस्तावेज मंगाए थे। बात करते हैं शूटिंग की। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के पदक विजेता निशानेबाज रवि कुमार को कल 2 साल के डोपिंग प्रतिबंध से जल्द वापसी करने की उम्मीदों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अपीली पैनल के नामंजूर करने के बाद झटका लगा है। अनुकंपा के आधार पर उन्होंने बैन की अवधि खत्म करने की अपील की थी। रवि ने कहा था कि माइग्रेन की दवा प्रोपानोलोल ली थी उन्होंने, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। उन्होंने अनजाने में ही उसे खा लिया था, इसलिए उनके ऊपर लगे बैन को हटा दिया जाए, जिसे एंटी डोपिंग एजेंसी ने खारिज कर दिया। बात करते हैं ईपीएल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी और मैनचेस्टर सिटी के बीच खेले गए मैच में लेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर सिटी को 5-2 से हरा दिया। हालांकि पहला गोल मैनचेस्टर सिटी की तरफ से देखने को मिला जब उनके खिलाड़ी महरेज ने खेल के चौथे मिनट में गोल दागा, लेकिन इसके बाद लगातार 4 गोल कर लेस्टर की तरफ से हुआ। अंतिम गोल लेस्टर सिटी के टेलीमेंस ने किया। इस तरह एक तरफा मुकाबले में लेस्टर ने यह मैच अपने नाम कर लिया। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी चलते हैं रजनी के पास। शुक्रिया अशोक खेल की दुनिया से हमें जोड़ने के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बिजनौर के 2 नौजवान इंजीनियरिंग छात्रों ने। महज 4 महीने की मेहनत से बच्चों का मोबाइल गेम तैयार कर इन दोनों ने देश का नाम रोशन किया है। देखिए बिजनौर से ये खास रिपोर्ट।
ये है बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के रहने वाले बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र एकांश गहलोत और वैभव बहादुर सक्सेना। ये दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर और मोदी जी के मन की बात से प्रेरणा लेकर इन दोनों कम उम्र के नौजवान छात्रों ने महज 4 से 5 महीने की मेहनत में मोबाइल पर जोश यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन सीक्रेट हीरोज नाम का बच्चों का मोबाइल गेम तैयार कर दिया है। बच्चों का मोबाइल गेम तैयार कर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि एकांश को गेम बनाते वक्त कई परेशानियों से भी जूझना पड़ा, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग तरह का प्रोजेक्ट था। इस गेम को बनाने में हमें 4 से 5 महीने का समय लगा है। इस गेम को बनाते हुए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट था हमारे लिए। पर अंत में हमने सब कठिनाइयों से उभरते हुए इस गेम को तैयार करा है। इस गेम को बनाने का उद्देश्य ये है कि सभी भारतवासियों को अपनी देश में बनी निर्माण हुई हुई चीज़ों पर गर्व होना चाहिए। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, उसी कड़ी में जुड़ते हुए हमने अपनी तरह से ये सहयोग दिया है। इंजीनियरिंग के इन छात्रों का गेम बनाने का मकसद है कि सभी भारतवासियों को अपने देश में बनी चीजें मुहैया हों, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का हिस्सा बन सकें। और यही वजह है कि दोनों नौजवान छात्रों को हर ओर से सराहना मिल रही है। जाहिर है इनकी कोशिश ने इलाके के लोगों को गौरवान्वित होने का मौका तो दिया ही है। बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तकनीकी खोज के बाद अब बढ़ते हैं प्रकृति की तरफ। बात करते हैं एक और पहल की। चिपको आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस आंदोलन में जंगलों के पेड़ की रक्षा की जाती थी, लेकिन कश्मीर के अब्दुल अहद खान बिना किसी शोर शराबे के हरित क्रांति ला रहे हैं। वे अपनी मेहनत से जंगल में पेड़ लगाते हैं ताकि कुपवाड़ा के पहाड़ों की हरियाली दोबारा लौट सके। पेश है ये रिपोर्ट। प्रकृति और पर्यावरण की बहाली जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गरीब और पिछड़े परिवार के अब्दुल अहद खान आज इलाके में सबके लिए आदर्श हैं। अब्दुल अहद खान ने कुपवाड़ा जिले को एक अलग पहचान कायम करने का ख्वाब देखा था, जो जंगलों से भरा हो और चारों ओर हरियाली हो। उसे असली रूप देने में वो जुटे हुए हैं। अब्दुल अहद खान लगभग 15 वर्षों से अपने इलाके के जंगलों में हजारों चिनार के पेड़ लगाए हैं, जो पूरे क्षेत्र की सुंदरता का एक जीता जागता प्रमाण है। अब्दुल अहद खान की ख्वाहिश थी कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करें जो हमेशा याद रखा जाए। मैं हमेशा से अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे हमेशा याद रखा जाए। जंगल हमारे बच्चों का सरमाया है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी देखभाल करें। मैं लोगों से जंगलाती सरमाए को बचाने की अपील करता हूँ, ताकि भविष्य में हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और हम प्रदूषित होने से भी बच सकें। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पसमानदा इलाके कृषिपुरा नगरी के निवासी अब्दुल अहद खान ने जंगल के बीच में एक पार्क बनाया है, जहां लोग इबादत भी करते हैं। अब्दुल अहद की ख्वाहिश है कि उनके क्षेत्र को पर्यटन स्थल के नक्शे में शामिल किया जाए, ताकि पर्यटन यहां भी आ सके और लोग कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा सकें। इससे पूरे इलाके का विकास तो होगा ही, साथ ही जंगलों को हरा भरा रखने में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। साहिल शमीम के साथ मसरूर फैजी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कुदरत से जुड़ने की एक और नायाब कोशिश। और आगे बढ़ते हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट का 193वां गनर्स डे आज है। आर्टिलरी रेजिमेंट के 193वें गनर्स डे के अवसर पर पूर्व थल सेनाध्यक्ष आर्टिलरी और कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर से फ़ोन पर बात कर उन्हें उनके 91वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आदरणीय लता दीदी से बात की और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। लता दीदी पूरे देश में घर घर में जाना पहचाना नाम है। हमेशा ही उनका दुलार और आशीर्वाद मिला, जिससे मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। लता मंगेशकर जी ने 5 दशक से भी ज्यादा समय तक फिल्मों में पार्श्व गायन की दुनिया पर राज किया। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए हैं। उन्हें भारत रत्न समेत अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के कुछ सुरीले गानों के साथ। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद